Hello everyone, welcome back to your Super 20 Institutes, and I'm here again to teach physics. Okay, so before starting a new topic, we will see what we have done yesterday. So yesterday we have done that is the Gauss law as well as its applications. That means we have done its two applications. First application is that is the we need to find the electric field intensity due to a line of the charge as well as, and second we have find the electric field intensity due to a that is the plane sheet of the charge कि हमने एक वायर ली थी उसके ऊपर क्या था यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था और उसके अक्रॉस हमने क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द गॉस लॉ। और सेकंड आपके पास क्या था सेकंड एप्लीकेशन दैट मींस यू आर कंसीडरिंग हियर द वन प्लेन शीट। प्लेन शीट क्या है जो टोटली क्या है चार्ज जोड़ रखी है विद द पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज विद द नेगेटिव चार्ज। तो उसके अक्रॉस आपने क्या किया गॉस लॉ को यूज करके उसकी एप्लीकेशंस को यूज किया और वहां से आपने क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया। सो टुडे वी विल सी इट्स थर्ड एप्लीकेशन दैट मींस वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ चार्ज्ड स्फीयर। सो राइट डाउन थर्ड एप्लीकेशन है ये आपकी गॉस लॉ की। सो एप्लीकेशंस नेम इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फीयर। तो आपको क्या करना है एक स्फीयर कंसीडर करना है और उसके अक्रॉस आपने क्या करना है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो ये भी आपके पास क्या है एक गॉस लॉ की एप्लीकेशंस है। तो स्फीयर जो है वो फर्दर जो है वो टू पार्ट्स में जो है वो ब्रेक हो रहा है स्फीयर। तो आपके पास क्या है यहाँ पे फोर केसेस बनेंगे मेनली क्लियर but in your NCERT only one kind of the cases are given here, so we will discuss the four cases in a small way. So first आपके पास क्या आता है या तो आपके पास क्या होगा होलो स्फीयर होगा या फिर आपके पास क्या होगा सॉलिड स्फीयर होगा। होलो स्फीयर मींस क्या होता है जो बीच से बिल्कुल ही खाली होता है क्लियर और सॉलिड स्फीयर क्या होता है जो कंप्लीटली सॉलिड होता है। होलो स्फीयर को आप थिन स्फीयर भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? सो इसके बीच आपके पास क्या करेंगे टू केसेस अराइज होंगे। वो दो केसेस आपके पास क्या होंगे दैट इज फॉर द कंडक्टिंग स्फीयर कंडक्टिंग या फिर मेटालिक क्लियर। सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगा नॉन कंडक्टिंग कि जब आपके पास स्फीयर जो है वो क्या कर रहा है कंडक्ट कर रहा है और सेकेंड थिंग जब वो आपके पास नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है तो वो आपके पास क्या रहेगा इसके टू केसेस रहेंगे। नॉन कंडक्टिंग को आप डाइइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हो और इसको क्या बोल सकते हो दैट इज द इंसुलेटर्स आल्सो क्योंकि नॉन कंडक्टिंग का मीनिंग क्या है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी इंसुलेटर क्लियर। सो आपके पास क्या है होलो स्फीयर है या थिन स्फीयर है उसके दो केसेस अराइज हो रहे हैं या तो वो कंडक्टिंग मटेरियल होगा या मेटालिक भी उसको बोल सकते हैं। सेकेंड आपके पास क्या है नॉन कंडक्टिंग होगा डाइइलेक्ट्रिक होगा या फिर इंसुलेटर्स बेस होगा। तो सिमिलरली जो आपके पास सेकेंड केस है जब आप होलो की जगह क्या करते हो सॉलिड स्फीयर को कंसीडर करते हो दिस इज योर होलो स्फीयर और थिन स्फीयर। सो सेकेंड थिंग आता है अगेन फॉर द सॉलिड स्फीयर इसके भी दो केसेस होंगे वन इज कंडक्टिंग इट कैन इजीली कंडक्ट and second one is the non conducting क्लियर। तो जो आपके पास यहाँ फोर केसेस बने कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड दिस इज फॉर द होलो स्फीयर। तो यहाँ पे आपके पास क्या है ये जो आपके पास कंडक्टिंग होलो स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इन तीनों की प्रॉपर्टीज तो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ पाएगा बहुत ज्यादा डिफरेंस जो टोटली थोड़ा सा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू दीज आर्टिकल्स। तो वो आपके पास क्या रहेगा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का उसका जो रिजल्ट्स है वो भी आपके पास क्या रहता है डिफरेंट रहता है। चलिए आप इसको देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड स्फीयर। तो सबसे पहले आपके पास आता है यस स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट हम करेंगे होलो थिन है कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है या सॉलिड स्फीयर इन तीनों के लिए आपके पास एक ही तरह का केस रखेगा क्लियर। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हेडिंग लिख लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग एज वेल एज अ होलो स्फीयर क्लियर। सो नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर के लिए अभी हम देख रहे हैं स्फीयर कौन सा है आपके पास होलो स्फीयर। तो इसके
इसके केसेस आपके पास दो केसेस अराइज होते हैं, एक तो या तो उस स्फीयर के इनसाइड होगा पॉइंट या फिर क्या होगा उस स्फीयर के आउटसाइड होगा पॉइंट। तो आपके पास दो केसेस जो अराइज हो रहे हैं, फर्स्ट हम क्या लेंगे, दैट इज उसका आउटसाइड, आउटसाइड व्हेन वी आर टेकिंग अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, क्लियर। तो सेकेंडली हम क्या करेंगे उसका नेक्स्ट वे में इनसाइड ऑफ द स्फीयर, व्हेन वी आर टेकिंग अ पॉइंट इनसाइड ऑफ द स्फीयर। तो हमने क्या लिया, एक स्फीयर लिया, वी विल सी फर्स्टली इट्स डायग्राम, क्लियर। वी आर टेकिंग वन स्फीयर हियर एंड वन स्फीयर हैविंग इट्स रेडियस इज कैपिटल R फ्रॉम इट्स सेंटर and we are placing one point which is outside of the sphere, clear, and this is the center and point is lies outside of the sphere, that means यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस आपने इस वे से कंसीडर करना है कि वो इस होल ऑफ द चार्जेस के अलोंग क्या हो, सिमेट्रिक हो, एंड वन थिंग मोर, चार्ज इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन दिस स्फीयर। जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली इसके ऊपर क्या हो रखा है, स्प्रेड हो रखा है, दैट मींस डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो हमें क्या करना है कि हमने एक पॉइंट को आउटसाइड ऑफ द स्फीयर कंसीडर किया, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर आपने कंसीडर किया, तो उसके लिए आपको एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे हमने कल किया था फॉर अ प्लेन शीट एज वेल एज फॉर अ थिन वायर, क्लियर। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस आपका कैसा रहेगा, यस लाइक अ स्फीयर आल्सो। तो गॉसियन सरफेस भी इसका क्या रहेगा, स्फेरिकल फॉर्म में रहेगा। तो वो आपके पास क्या, ये डॉटेड सरफेस जो मैंने बनाया है दैट इज योर गॉसियन सरफेस, क्लियर। सो गॉसियन सरफेस आपके पास होता क्या है, दैट इज इमेजिनरी, जो हम खुद से कंसीडर करते हैं। सो ये आपके पास एक इमेजिनरी सरफेस है, तो हमने सपोज कर लिया इसका जो आपके पास रेडियस है दैट इज द स्मॉल r, क्लियर। इसका आपने रेडियस क्या लिया, स्मॉल r लिया। So small r is the radius. If we are considering a small area from here, that means हमने क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को नोट डाउन करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, that is away from the positive charges, क्योंकि होल ऑफ द स्फीयर के ऊपर जो है आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, स्प्रेड हो रखा है यूनिफॉर्मली। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपके पास डायरेक्शन क्या रहेगी, दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। And this is the area. Area is always perpendicular to the surface and dA vector here, clear. That means E vector and dA vector, they are lies in same direction. Is it clear? Any doubt up to this? So for the outside case, your radius of the Gaussian surface is greater than the radius of the hollow surface. ये जो आपके पास Gaussian surface है, जो आपने स्फेरिकल फॉर्म में कंसीडर किया है, स्फीयर की फॉर्म में, और वो उसका जो रेडियस है वो क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर। सो अभी हमें क्या करना है, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल ऑफ द क्लोज्ड सरफेस E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इट्स एरिया वेक्टर। सो व्हेन वी आर ओपनिंग इट्स डॉट प्रोडक्ट, देन वी विल गेट अ रिजल्ट E dA cos of theta here. But we can see here in this diagram the cos of theta, that is the angle between E vector and the A vector, is 0 degree. Why? Because they are lies in the same directions and as well as they are parallel to each other. So we can write it here, cos theta is cos 0 degree, clear. And we also know that cos 0 is 1. That means this results become E dA. Is it clear? So in the next step we also know that where electric field is a constant term. If it is constant, then we can write it as a outside from the integral. Clear है? So this is your phi. Phi means electric flux. अब इसके अबाउट तो आप सभी को पता ही है कि phi आपके पास क्या है, that is the electric flux here. So यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। So area of the sphere आपके पास क्या होता है, yes geometrical shape is the sphere. So what is the area of the sphere is 4 pi r square. Oh, this is not working. So area आपके पास क्या रहेगा, that is E into 4 pi r square. Gaussian surface है ना आपके पास, तो आपके पास एरिया क्या रहेगा, that is the small r, radius is small r. तो ये आपके पास क्या रिजल्ट रहा, E 4 pi r
square. This is the phi. Phi means electric flux. Clear है? Then we also know that sigma is the surface charge density. जो सिग्मा है इसके ऊपर कितने हैं जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है सिग्मा है. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है सिग्मा, ये भी हम यूज करेंगे बाद में. चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया. सो दिस इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी. क्लियर? So this is your surface charge density and you get the value of the electric flux due to this Gaussian surface. Now according to the Gauss law, क्योंकि ये किसकी एप्लीकेशन है Gauss law की. So according to the Gauss law के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है. Yes, according to the Gauss law, what is the electric flux? Electric flux that is equal to phi of a closed surface. Yes, which is equal to net charge or we can say that total charge. Clear? Q को हम capital Q लिख लेते हैं so that it is clear to you. So small q it is also total charge divided by epsilon, where epsilon naught is absolute permittivity. Clear? So यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है that is equal to Q total. Total that means inside of the charge. जितना भी आपके पास इनसाइड स्फीयर के लाइज कर रहा है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है. टोटल चार्ज वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फार्मूला दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो Q की वैल्यू यहां से क्या आएगी डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू इट्स एरिया. सो सरफेस चार्ज डेंसिटी विल रिमेन सेम दैट इज द सिग्मा हियर. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्फीयर. यस दिस स्फीयर, इस स्फीयर का एरिया आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि यही आपके पास क्या है स्फीयर है और इसका आपके पास एरिया क्या होता है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ योर चार्ज. क्लियर है? सो देन यू कैन पुट दिस वैल्यू हियर एंड यू विल गेट द रिजल्ट दैट इज 5 फॉर अ क्लोज्ड सरफेस is 4 pi R square into sigma divided by its epsilon naught. Clear है? So now in the next step when you are finding the electric flux due to a Gaussian surface and after that according to the Gauss law you will get a value of the electric flux from here. अब आपने क्या करना है इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करना है. एक तो ये है आपकी वैल्यू एंड सेकंड वन इज दिस वन. इक्वेटिंग दिस वी गेट phi की वैल्यू को आपने क्या करना है इक्वेट करना है. सो E 4 pi R square which is equal to 4 pi R square sigma divided by epsilon naught. So similar terms can be cancelled out from here and now in the next step you can easily find out the value of the electric field. So यही तो हमारा एप्लीकेशन का नेम था. We need to find the electric field due to a conducting and non-conducting hollow sphere. Clear? So आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास वैल्यू क्या रहेगी R square इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा when you should go for its rearrangement and you will get a value as R square sigma divided by epsilon naught R square. So this is the value of your electric field. So from this result you can see here electric field is inversely proportional to 1 upon R square. Clear है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. Gaussian सरफेस का जो क्या है आपके पास डिस्टेंस है. क्लियर? एनी डाउट? सो ये आपके पास क्या था कि आपने कंडक्टिंग स्फीयर लिया है उसके लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया. तो ये आपके पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है. एंड वी आल्सो नो दैट अगर हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से करते हैं सपोज दैट इसको मैं टोटल चार्ज कंसीडर कर लेती हूँ एज इट इज. ये जो आपके पास टोटल चार्ज है जिसकी वैल्यू आप ये पुट कर रहे हैं. क्लियर? इसको हम क्या ले लेंगे कैपिटल Q ले लिया. क्लोज सरफेस के लिए आ रहा है ना आपके पास. देखिए ये जो है आपके पास 5 फॉर अ क्लोज सरफेस अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ. क्लियर? तो यहाँ पे आपने टोटल चार्ज Q ले लिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ले लिया. अगर इस टर्म को आप यहाँ पे इक्वेट करते हो सो आपके पास क्या टर्म बनेगी E 4 pi R square sorry here is small r which is equal to Q divided by epsilon naught. तो जब आप इसके रीअरेंजमेंट्स के लिए जाओगे दिस इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught Q
ये रिजल्ट तो आपने देखा हुआ है पहले, ये भी वैसा ही रिजल्ट आ रहा है जो भी आपने फाइंड आउट किया। अगर आप टोटल चार्ज की जगह सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूज नहीं करते हो तो आप यहाँ पे कैपिटल Q लिख के भी उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो, तब भी आपका रिजल्ट क्या है वो करेक्ट है। So it seems as if Q is placed at center of the sphere outside, कि इस तरह से आपको क्या शो हो रहा है, जो Q है टोटल चार्ज है सेंटर ऑफ द स्फीयर से बाहर वाली साइड पे क्या है वो प्लेस्ड है। क्लियर? सो ये था आपके पास आउटसाइड का केस। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड फॉर इट इनसाइड ऑफ द स्फीयर व्हेन वी आर टेकिंग अ पॉइंट इनसाइड ऑफ द स्फीयर। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है दिस एंड दिस। तो बाद में जब हम इनसाइड ऑफ द रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे तो उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम करेंगे इनसाइड ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो स्फीयर। क्लियर? सो आपके पास केस क्या है, इनसाइड व्हेन पॉइंट इज लाइज इनसाइड ऑफ द स्फीयर। इसको अभी हम रफ कर देते हैं सो वी कैन ड्रॉ दिस अगेन। तो इनसाइड ऑफ द स्फीयर है, इनसाइड के लिए आप क्या करोगे, आपने एक स्फीयर लिया। क्लियर? थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं क्योंकि इनसाइड हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा तो वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दिस इज द आउटसाइड स्फीयर, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस। क्लियर? कैपिटल R। सो पॉइंट इज लाइज इनसाइड ऑफ द स्फीयर। सपोज करिए यहाँ पे कोई पॉइंट जो है वो लाइज कर रहा है, अगर यहाँ पे ये पॉइंट लाइज कर रहा है तो इसी पॉइंट को कंसीडर करके आप क्या कर सकते हो, इसका गॉसियन सरफेस जो है वो क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? तो जब आपने इसकी गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया दैट मींस तो इसका रेडियस आपके पास क्या हो गया, स्मॉल r। क्लियर? सो कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ योर सॉलिड सरफेस एंड स्मॉल r इज द that is the radius of your Gaussian surface। ये क्या है आपके पास, Gaussian surface and again this surface is in a spherical form। Charge is uniformly distributed on the outside of the sphere और inside आपके पास क्या है, Gaussian surface है because you are considering a point inside of the sphere। So when we are finding its electric field as well as the area here, तो जब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को फाइंड आउट कर रहे हो, दिस डिस्टेंस इज r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही रहेगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही रहेगी, सेम रहेगी आउटसाइड को, क्योंकि आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है वहां पे। तो यहाँ पे आपके पास गॉसियन सरफेस क्या अकॉर्डिंगली आउटवर्ड डायरेक्शन से रहेगी, जैसे इस साइड को, तो दैट मींस अगेन दे लाइज इन द सेम डायरेक्शन। तो हम फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे, गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे और वहां से इसके रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? बट इन दिस केस r कैन बी स्मॉलर देन द कैपिटल R। जो स्मॉल r है आपके पास, रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस है वो आपके पास क्या स्मॉल है एज कंपेयर टू द बिगर वन स्फीयर। क्लियर है? ये आपको फिगर से भी क्लियर हो रहा है। सो वी आल्सो नो दैट, अब मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दूंगी कि फाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है, e इंटीग्रल ऑफ dA। जब हमने क्या किया, डायरेक्टली both they are lies in the same direction, that means the angle between them is 0 here। if angle between them is 0, cos 0 is 1। so आपके पास रिजल्ट आ जाएगा e इंटीग्रल ऑफ dA। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है, सिर्फ एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होता है स्फीयर का, जो आपके पास गॉसियन सरफेस है अगेन इन अ स्फेरिकल फॉर्म, ये आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा 4 पाई r²। क्लियर? तो ये आपके पास क्या रहा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब थोड़ा सा शॉर्ट करूंगी मैं यहाँ पे। तो अगेन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आपके पास क्या रहेगा, Q टोटल इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म सेम आ गई है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो फाई दैट मींस Q इनसाइड ऑफ द चार्ज आपके पास क्या होएगा, स्फीयर के इनसाइड चार्ज तो कोई भी नहीं है, होलो स्फीयर है, इनसाइड जो टोटल चार्ज है वो क्या रहता है, 0 रहता है। हमने इसकी वैल्यू प्रॉपर्टीज को भी रीड करा था। तो अकॉर्डिंग टू जो आपके पास गॉस लॉ आ रहा है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल चार्ज इनसाइड ऑफ द स्फीयर इज 0। टोटल चार्ज आपके पास क्या हुआ, 0 हुआ। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बना, फाई पूरा क्लोज्ड सरफेस। क्या फाई पूरा क्लोज्ड सरफेस दैट इज इक्वल टू 0। 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, तब भी आपके पास क्या आएगा
जीरो आएगा। तो वो रिजल्ट आपका जीरो हो गया। और आउटसाइड आपने देखा जब इसी टर्म को इसकी इक्वेट करते हो, क्लियर, तो आपने इन दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इक्वेट करना है। सो यू विल गेट E4 pi r square which is equal to 0 here. That means electric field is also 0 in this case. तो आपके पास अगर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां से क्या आ रही है आपके पास 0 आ रही है इनसाइड ऑफ द स्फीयर व्हेन यू आर टेकिंग अ पॉइंट इनसाइड ऑफ द स्फीयर हियर। सो ये तो आपके पास आ गया इनसाइड का रिजल्ट। और आउटसाइड क्या था, ये वाला आउटसाइड क्या, और आउटसाइड का रिजल्ट में हमारे पास क्या आ रहा था 1/r² के प्रोपोर्शनल आ रहा था। ये भी आपका आउटसाइड का रिजल्ट है। अगर आप इनको और उसको कंपेयर करेंगे तो हमें जो है बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। अब हमने एक फर्स्ट केस किया पूरा होलो स्फीयर व्हिच इज कंडक्टिंग एंड व्हेन पॉइंट इज प्लेस्ड इनसाइड ऑफ द स्फीयर एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। अब हम क्या देखेंगे, दैट इज द ग्राफ ऑफ E वर्सेस R। चलिए अब हम इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ है आपके पास ग्राफ E वर्सेस R, here where E is the electric field and R is the distance between them. तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमने एक स्फीयर को ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे डॉटेड स्फीयर, और इसके सेंटर से हमने क्या कर लिया, एक एक्सिस को कंसीडर कर लिया, एक एक्सिस को कंसीडर किया सो दैट आप इसका जो ग्राफ है वो अच्छे से समझ के इसको प्लॉट कर सको। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग y axis and R is along x axis. This is x and this is the y axis. This is your center. क्लियर? हमें पता है ये स्फीयर का इनसाइड स्फीयर है, ये इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड, और यहां से आप इसको लिख सकते हो दिस इज द इनसाइड, क्लियर, एंड दिस इज द आउटसाइड। सो इनसाइड आपके पास क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये अभी आपने फाइंड आउट किया ना इनसाइड। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द स्फीयर, दैट इज 0। यस, तो ये लाइन कंसीडर हो जाएगी, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर आपके पास क्या आ रहा है, व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। आउटसाइड ऑफ द स्फीयर तो आपके पास पॉइंट आ रहा है, यहां से ले लीजिए, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म, E is inversely proportional to R square. So when you are taking small r is equal to capital R, तो यही रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा, E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square, clear? तो that means ये आपके पास क्या रहेगा, small r is equal to capital R. Is it clear? So this is the graph between E versus R here when the point is lies inside of the sphere as well as outside of the sphere. तो ये ऐसा कुछ आपके पास ग्राफ रहेगा, प्लॉट रहेगा, because E is inversely proportional to R sphere. Clear? I think ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है then you can ask. Now next is electric field intensity for a solid sphere. Clear है? इसको रब किया जाए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है। ये आपके पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ होलो स्फीयर फॉर कंडक्टिंग एज वेल एज नॉन कंडक्टिंग एंड पॉइंट इज लाइज आउटसाइड ऑफ द स्फीयर एज वेल एज द इनसाइड ऑफ द स्फीयर। अब हम क्या करेंगे, ये होलो स्फीयर था, नाउ वी शुड कंसीडर द सॉलिड स्फीयर। ये फटाफट से इसको रफ करते हैं। ये सारी एप्लीकेशन गॉस लॉ की है और इसी के बेस पे आपके पास एप्लीकेशन भी आती हैं, और लास्ट आपके पास टॉपिक चल रहा है ऑफ योर यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आपके पास फर्स्ट चैप्टर जो है उसी का लास्ट कॉन्सेप्ट है व्हिच इज बेस्ड ऑन योर गॉस। अब नेक्स्ट आता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यस, that is due to solid non-conducting, solid
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। कंडक्टिंग कंसीडर कर लेते हैं पहले, कंडक्टिंग स्फीयर, या स्फीयर ही है आपके पास। तो इस केस के लिए हम इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए भी आप पॉइंट को कंसीडर करेंगे व्हेन इट इज प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर एज वेल एज द इनसाइड ऑफ द स्फीयर। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है ये आपके पास, बट सॉलिड। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू केसेस आर अराइज हियर। फर्स्टली व्हेन पॉइंट इज प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, पॉइंट जो है वो आउटसाइड ऑफ द स्फीयर जो है प्लेस्ड हो रखा है, और वहीं से आपने क्या करना है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो ये सेम वैसे ही करना है जैसे आपने पहले किया फॉर अ होलो स्फीयर। तो सबसे पहले एक स्फीयर को ड्रॉ कीजिए। आपने एक स्फीयर ड्रॉ किया और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो अगर सॉलिड स्फीयर है तो होल ऑफ द स्फीयर के ऊपर आपके पास जो चार्ज है वो क्या हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है कुछ इस तरह से। और इसका रेडियस आपने क्या कंसीडर किया, फ्रॉम द सेंटर, क्लियर, फ्रॉम द सेंटर दैट इज द कैपिटल आर। व्हेन पॉइंट इज प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर देन इस आर को किस डायरेक्शन में शो करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा अगेन विच इज अ स्फेरिकल फॉर्म, और उसका आपके पास रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। और आउटसाइड ऑफ द स्फीयर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये आपके पास इसकी कंडीशन रहेगी, जो आपके पास आर है वो कैपिटल आर से क्या है, ग्रेटर है। तो इसको आपके पास ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड, क्लियर, सॉलिड स्फीयर तो चार्ज की क्या होगा, होल ऑफ द स्फीयर के ऊपर वो क्या हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, इसलिए इनसाइड ऑफ द स्फीयर की जो चार्ज है वो आपके पास है और कंडक्टिंग है, और इसका रेडियस कैपिटल है। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो पॉजिटिव चार्ज है वहां से अवे जाएगी, अगेन द डायरेक्शन विल रिमेन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। इफ द डायरेक्शन विल रिमेन सेम और आपके पास ये गॉसियन सरफेस है, चलिए अब फिर फटाफट से आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट मींस वी आल्सो नो दैट EDA cos 0 डिग्री, अगेन द cos 0 इज 1 हियर। अब आपको ये स्टेप्स को वैसे ही मेरे साथ साथ ही लर्न हो जाने चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कांस्टेंट टर्म, इनसाइड यू विल राइट अ DA हियर, एंड वी आल्सो नो दैट कि आपके पास क्या है, जो DA है एरिया वेक्टर है द सरफेस का, वो क्या है, स्फेरिकल इन फॉर्म में, स्फीयर की फॉर्म में है, दैट मींस वहां पे आपके पास क्या रहेगा, ये पॉइंट्स आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4πr² रहेगा, क्लियर है। तो दैट मींस एरिया ऑफ द स्फीयर आप क्या करोगे, यहाँ पे कंसीडर करोगे, एरिया ऑफ द स्फीयर आपने कंसीडर किया, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द चार्ज फॉर इट, 5 and 5 here, क्लियर है आपको दिस, सॉरी नो नीड टू टेक अ कैपिटल आर, स्मॉल आर इसका रेडियस है गॉसियन सरफेस का ना, E डॉट here, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर। So according to Gauss law, yes, Gauss law क्या होता है आपके पास, phi for a closed surface which is equal to a net charge divided by epsilon naught. Now net charge you can easily find out by using a surface charge density. surface charge density की बजाय आप उसके लिए क्या यूज करोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करोगे, क्योंकि ये आपके पास सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर के इनसाइड ही आपके पास जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो उसको आप डेंसिटी को रो के साथ डिनोट करोगे, चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। सो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, रो इनटू V हियर। सो Q इज इक्वल टू रो, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यस 4/3 pi r क्यूब, क्लियर है। ये आपके पास क्या रहा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आपको याद होना चाहिए, वॉल्यूम हमने क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि जो चार्ज है वो इनसाइड द स्फीयर भी आपके पास क्या हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो वहां से आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, दैट इज दिस वैल्यू इज 5 फॉर अ क्लोज सरफेस इज, क्या नेट चार्ज आपके पास आ रहा है रो 4/3 pi r क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू एक तो ये है, सेकंड वन इज दिस, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, yes, by using the equation number 1 and
और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। दैट इज E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू रो 4/3 pi r cube divided by epsilon naught. So similar terms can be cancelled out. E is equal to yes rho r cube epsilon naught 3 epsilon naught r square. क्लियर है? ये आपके पास किसकी वैल्यू आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है। अगेन यू कैन सी फ्रॉम हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r square when the point is lies outside. Clear? So it seems like Q is placed at the center of the sphere outside. जो Q है चार्ज ऑफ प्लेस है सेंटर के भी और आउटसाइड ऑफ द sphere के। Clear? Now the second case is थोड़ा inside. यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं inside के लिए। Yes. inside की वैल्यूज को फाइंड आउट करके फिर हम उसके बीच का क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्लियर है? सो inside के लिए दोबारा से डायग्राम बनाइए। यस, डायग्राम विल रिमेन सेम। सिर्फ पॉइंट कहां कंसीडर करोगे? इनसाइड ऑफ द स्फीयर। क्लियर है? तो अब बाहर वाला सॉलिड स्फीयर थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे और पॉइंट कुछ लाइज कर रहा है इनसाइड ऑफ द स्फीयर। दैट मींस गॉसियन सरफेस इज इनसाइड ऑफ द स्फीयर हियर। सो इनसाइड ऑफ द स्फीयर पॉइंट आपके पास लाइज कर रहा है। हमें पता है जो चार्ज है वो होल ऑफ द स्फीयर के ऊपर है। सॉलिड स्फीयर का मीनिंग यही होता है ना, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है इनसाइड ऑफ द स्फीयर। तो वो धीरे धीरे अंदर भी जाना स्टार्ट कर देगा गॉसियन सरफेस के अंदर। क्लियर है? तो हमारे पास इसका रेडियस क्या हुआ? यस, दिस वन इज कैपिटल R एंड दिस वन इज स्मॉल r। क्लियर? उसके बाद आपके पास क्या रहेगा? यू नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट is in this direction as well as the area vector in this direction. Both they are lying in the same directions. So in this case inside r is smaller than capital R. वहाँ पे क्या था? greater था, बट यहाँ पे क्या है आपके पास? smaller. Clear? इसको रब करते हैं फिर। चलिए, try to find out the electric flux. Yes, when the point is lies inside of the solid sphere. तो आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अगेन phi इज इक्वल टू E ऑफ dA। ये मैंने अब डायरेक्ट क्यों लिखा? बिकॉज़ E वेक्टर एंड D वेक्टर दे आर लाइज इन द सेम डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देम इज 0 एंड cos 0 इज 1 again. So no need to write it again and again. So we know the value of the dA. So where dA is the area vector. So area vector के लिए आपके पास इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? Yes, spherical form है again is 4 pi r square. Clear up to this? इसका फॉर्मूला क्या रहा? 4 pi r square. Now according to Gauss law, yes, apply कीजिए। According to Gauss law जो phi है आपके पास पूरा closed surface which is equal to net charge divided by epsilon naught. Net charge आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो उसकी नेट चार्ज को? by using the yes वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। चार्ज इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम। चार्ज इज इक्वल टू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4/3 yes pi r cube. Remember it? तो 4/3 pi r cube here. Clear? r आपके पास क्या रहेगा? इनसाइड है ना, तो r आपके पास यहाँ पे आएगा, दैट इज द स्मॉल r, क्योंकि जो चार्ज है वो इनसाइड से स्फीयर और इसके इनसाइड चला जाएगा। चार्ज सारा जो है स्मॉल स्फीयर के ऊपर आ जाएगा, तो वॉल्यूम इसकी इनसाइड लाइज करेगा। यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा? phi पूरा क्लोज सरफेस। चार्ज का वैल्यू आ रही है 4/3 pi r। यस, इट्स वैल्यू इज pi r cube। क्लियर? pi r cube डिवाइडेड बाय epsilon naught। तो ये आपके पास हुई फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर आपके पास ये टर्म आ रही है, दैट मीन्स अब आपको क्या करना है? इन दोनों को कंपेयर करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन नेक्स्ट स्टेप इज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
we get first and second को इक्वेट कीजिए and you can easily find out the value of electric field. So electric field की आपके पास वैल्यू क्या रहेगी upon epsilon naught. So similar terms can be cancelled out and the value of square है इधर क्यूब है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक का यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा बच जाएगा दैट मीन्स 3 epsilon naught. तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई विच इज डिफरेंट रो r divided by 3 epsilon naught. That means from here electric field is directly proportional to r. Try to write this, which is directly proportional to, that is the r here. Marker is not working if they are directly proportional. Clear है? तो ये एक दूसरे के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दैट मीन्स जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होगी इंक्रीज होगी. तो आपके पास आउटसाइड ये रिजल्ट आ रहा है इनसाइड आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है. दिस इज द इनसाइड. When you are considering a solid conducting sphere, इसके दो केसेस अराइज हुए हैं आउटसाइड एज वेल एज द इनसाइड है. तो इनसाइड के लिए आप इसको इस तरह से सॉल्व करना है सो दैट आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाए. क्लियर है? तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा दैट मीन्स द अब यहां से आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना. नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा ग्राफ बिटवीन देम प्लॉट कीजिए. अब तो बहुत इजी है प्लॉट करना. अगर रिजल्ट पता हो तो आप उसके ग्राफ को इजीली प्लॉट कर सकते हो. सो ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस आर. क्लियर है? तो एक आप पहले डॉटेड से क्लियर बना लीजिए. सेंटर में से आपने एक एक्सिस को कंसीडर कर लिया और वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है आर इज अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग और यहाँ से आपने कंसीडर कर लिया ये इनसाइड ऑफ द स्फीयर है और व्हेन द पॉइंट इज लाइज आउटसाइड. क्लियर है? सो इनसाइड ऑफ द स्फीयर आपके पास क्या है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. ग्राफ कुछ ऐसे होगा E is directly proportional to R. That means अगर आप R को इंक्रीज करोगे तो E जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा इंक्रीज होगा. एंड फॉर इनसाइड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर E is inversely proportional to R. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कुछ इस तरह से आएगा. क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये जो पॉइंट रहेगा दैट इज स्मॉल r is equal to कैपिटल R का पॉइंट रहेगा. क्लियर है? सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन E वर्सेस R के. क्लियर? एनी डाउट इन दिस केस? चलिए तो ये आपने इसको कंप्लीट कीजिए. सो रेस्ट हम करेंगे कल. दैट इज रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो. तो ये आपकी थी इसकी 2 एप्लीकेशंस. एक तो हमने क्या किया ये थर्ड एप्लीकेशन आपकी गॉस लॉ की. When the point is lies inside as well as outside here. और पॉइंट आपके पास कौन सा था फॉर अ होलो स्फीयर एज वेल एज फॉर अ सॉलिड स्फीयर. होलो स्फीयर के लिए आपके पास पॉइंट सेम रहे और आपने सॉलिड स्फीयर के लिए कुछ इस तरह से इसको कंसीडर किया. सॉलिड स्फीयर के लिए when the point is lies inside as well as outside. सॉलिड स्फीयर में क्या होता है जो चार्ज है वो होल ऑफ द स्फीयर के इनसाइड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो इसीलिए आपने यहाँ पे सरफेस चार्ज की बजाय आपने कौन सी डेंसिटी को कंसीडर करना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसको आपने रो के साथ डिनोट किया और उसका फॉर्मूला आपके पास क्या आता है चार्ज अपॉन इट्स वॉल्यूम. तो सिंपली आपने क्या करना है गॉस लॉ को यूज किया फ्लक्स को फाइंड आउट किया और उसके उनको इक्वेट किया एंड यू विल गेट अ रिजल्ट. एंड आफ्टर यूजिंग इट्स रिजल्ट यू कैन इजीली प्लॉट इट्स ग्राफ दैट इज E वर्सेस R हियर. वहां से आप इसके ग्राफ को प्लॉट कीजिए और वहां से आपके पास इसका रिजल्ट हो सकता है. जो थर्ड आपके पास एप्लीकेशंस रहेगी दैट इज योर थर्ड एप्लीकेशंस. ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. वो आपके पास क्या रहेगा कल भी हम उसको डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. नॉन कंडक्टिंग और चार्ज उसके पास क्या रहेगा नॉन यूनिफॉर्म. क्लियर? सो दिस थिंग वी विल कंटिन्यू इट टुमारो. थैंक यू एवरीवन.